वक्फ पर भयंकर खुलासा, मुसलमान की जमीन पर दावा, हाईकोर्ट के एक्शन से हड़कंप। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। वक्फ बोर्ड है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो उन संपत्तियों, उन जमीनों पर भी अपना दावा कर रहा है जो उसकी है ही नहीं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के रीवा जिले का है, जहां मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड के मंसूबों को बड़ा झटका देते हुए एक मुस्लिम शख्स की जमीन पर कब्जा करने की प्रोसीजर पर रोक लगा दी है। इसके बाद फिर से वक्फ को लेकर देश भर में कई सवाल और बहस छिड़ गई है। दरअसल रीवा जिले के अमिया में एक मुस्लिम शख्स हाजी मोहम्मद अली जो है वो रहते हैं। उनकी जमीन को वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर लिया और उसे अपने राजपत्र में शामिल कर लिया, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की इस हरकत पर हाजी मोहम्मद अली ने बताया कि 100 साल पहले रीवा के अमिया में उनके दादा ने अपने पूर्वज अब्दुल मन्नान हाजी सैयद जहूर अली की मजार बनाई थी और उस जमीन को उन्होंने कभी भी वक्फ बोर्ड को दान नहीं किया था। बावजूद इसके वक्फ बोर्ड ने जबरदस्ती उस जमीन को वक्फ बोर्ड के राजपत्र में शामिल कर लिया। इसके बाद हाजी अली ने वक्फ बोर्ड की इस मनमानी के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया। अपनी याचिका में हाजी अली ने दावा किया कि उसके मरहूम दादा अब्दुल मन्नान ने 1924 और 25 में 400 वर्ग फीट जमीन पर सैयद जहूर अली शाह की मजार का निर्माण करवाया था और उनकी मौत उसके अब्बू अनवरुल हक इस जमीन के मालिक बने। 206 में उनकी जमीन का रजिस्ट्रेशन हुआ था और उस वसीयत में हाजी अली उस जमीन का केयरटेकर बना। हाजी अली का कहना है कि 2020 में उसके अब्बू का देहांत हो गया, जिसके बाद वो इस संपत्ति के मालिक बन गए और इसका इस्तेमाल करने लगे। कभी भी उसने वो जमीन वक्फ बोर्ड को दान नहीं की। बावजूद इसके वक्फ बोर्ड ने मनमानी तरीके से अपनी संपत्ति के तौर पर रजिस्टर किया और उसे राजपत्र में प्रकाशित कर दिया। बहरहाल मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल धगत की पीठ ने वक्फ बोर्ड के कब्जे पर रोक लगा दी, जिससे वक्फ बोर्ड को तगड़ा झटका लगा है। यूपी में 85% जमीन पर अवैध कब्जा, वक्फ विकास निगम के दावे से मचा बवाल। उत्तर प्रदेश के संभल में वक्फ संपत्तियों के मामले में अवैध कब्जों को लेकर वक्फ विकास निगम के निदेशक इमरान तुर्की ने अभी कुछ दिन पहले एक बड़ा बयान दिया था और जिसके बाद वक्फ पर कई सवाल खड़े किए और हिंदू संगठन भी वक्फ बोर्ड पर हमलावर हैं। दरअसल तुर्की ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में वक्फ की 1,35,000 संपत्तियों में से करीब 85% पर अवैध कब्जा है, यानी कि संभल में भी वक्फ की संपत्तियों की अवैध खरीद फरोख्त का बड़ा खेल हुआ। अब वक्फ की संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले लोग जेल की सलाखों के पीछे जा सकते हैं। निदेशक वक्फ विकास निगम उत्तर प्रदेश सरकार इमरान तुर्की ने सरकार के बयान को सही ठहराते हुए कहा, यूपी के अंदर लगभग 1,35,000 कुछ वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से 80 से 85% लोगों के कब्जे हैं। ये कब्जे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। हमारी सरकार लगातार इस पर काम कर रही है कि वक्फ की जमीनों पर से अवैध कब्जे हटाएं, साथ ही वक्फ की जमीन पर स्कूल, मदरसे, अस्पताल अन्य बनाए जाएं। संभल में खाली कराई जाएंगी वक्फ की सभी जमीनें। तुर्की यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि जैसे हमने संभल के अंदर एक गांव में वक्फ के अवैध कब्जे को हटाकर वहां बच्चियों की शिक्षा ग्रहण करने के लिए इंटर कॉलेज बनवाया है और जहां बच्चे बेहतर शिक्षा हासिल कर रहे हैं, संभल में ही एक वक्फ की जगह पर मंडप बनवाया है। वक्फ निगम सुन्नी या शिया वक्फ बोर्ड हो, उस पर विकास का काम किया जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में विकास का कार्य किया जा रहा है। वक्फ की संपत्तियों पर अवैध रूप से खरीद फरोख्त करने वाले जो क्रेता और विक्रेता हैं, दोनों ही जेल की सलाखों के पीछे भेजे जाएंगे। संभल में ही वक्फ की जमीनों पर बड़ा खेल किया गया, उन्हें भी खाली कराकर जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की गई। पुलिस की जांच जारी है और गौर करने वाली बात यह है कि संभल में शाही जामा मस्जिद के सामने बनी पुलिस चौकी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद संभल प्रशासन ने जांच शुरू की और अज्ञात के खिलाफ वक्फ संपत्ति से जुड़ी एफआईआर दर्ज की थी। वहां भी वक्फ संपत्ति के नाम पर बड़ा मामला सामने आया था। पुलिस ने पूरे मामले को लेकर तगड़ा एक्शन किया और वैसे ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है, वक्फ बोर्ड कैसे जमीन पर कब्जा कर लेता है। मोदी सरकार वक्फ बिल में बड़े बदलाव करने के लिए कई ठोस कदम उठा चुकी है। जहां एक तरफ वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लोकसभा में पेश हुआ, उसके बाद राज्यसभा गया, फिर विपक्ष के विरोध के बीच जेपीसी का गठन हुआ और अब जेपीसी अगले संसद सत्र में अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी, जिससे साफ है कि वक्फ बोर्ड में बदलाव होकर रहेगा। वक्फ बोर्ड पर लगाम लगाने के लिए बिल में 40 संशोधन किए गए हैं। आपको बता दें कि कानून में बदलाव से किसी भी संपत्ति को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित करने का वक्फ बोर्ड का अधिकार खत्म हो जाएगा।
वक्फ प्रॉपर्टी को कोर्ट में चैलेंज करने का रास्ता खुलेगा और वक्फ ट्रिब्यूनल के अधिकार कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर को दिए जाएंगे। वक्फ ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ हाईकोर्ट में जाने की छूट भी होगी। वक्फ प्रॉपर्टी का सर्वे हो सकेगा और दान का फैसला सिर्फ कानूनी मालिक ले पाएगा। आइए अब आपको कुछ मामलों से समझाते हैं कि कैसे वक्फ बोर्ड किसी अवैध कब्जे को कानूनी वैध बना देता है। देवभूमि द्वारका में वक्फ ने किया खेल। गुजरात में एक पैटर्न ये देखने को मिला कि लोग किसी भी जमीन पर अवैध कब्जे को कानूनी जामा पहनाने के लिए उसे वक्फ बोर्ड से नोटिफाई करवा लेते हैं। ऐसा ही किस्सा देवभूमि द्वारका जिले के नवाद्रा गांव में ही हाजी मस्तान दरगाह का है। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स पर रामी बेन भीमा और रामसी भाई भीमा के नाम पर दर्ज खेती की जमीन के एक हिस्से पर 40 से 50 साल पहले एक छोटी सी मजार बना दी गई, जिसका विरोध भी हुआ, लेकिन श्रद्धा के नाम पर मामला दबा दिया गया। बाद में एक ट्रस्ट खड़ा करके उस दरगाह का निर्माण करवाकर उसे वक्फ बोर्ड से नोटिफाई करवा लिया गया। हैरानी की बात तो यह है कि खेती की इस जमीन को निर्माण से पहले नॉन एग्रीकल्चर लैंड में भी बदलाव यानी परिवर्तित नहीं किया गया। साथ ही रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में कहीं पर भी इस जमीन में दरगाह के होने का जिक्र तक नहीं है, लेकिन वक्फ एक्ट में नोटिफाई होने की वजह से अब इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। अभी 1 साल पहले ही नवाद्रा गांव में प्रशासन ने बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया था और उस वक्त भी पास में बनी एक हाजी मस्तान की दरगाह पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि ये वक्फ से नोटिफाइड थी। वक्फ एक्ट के हिसाब से अब इस जमीन के असली मालिक ये साबित करने में लगे हैं कि जमीन पर वक्फ के अधीन ट्रस्ट का अवैध कब्जा है। गुजरात के द्वारका और जामनगर जिलों में 2 साल पहले द्वारका में हुई डिमोलिशन की कार्रवाई की वजह से पिछले 2 सालों में इन जिलों में कई ट्रस्ट ने फटाफट वक्फ बोर्ड से अपनी प्रॉपर्टीज को नोटिफाई करवाने का एक नया ट्रेंड जो है वो सामने ला दिया। इसकी वजह से द्वारका और जामनगर जिलों में अब कुल 3 से ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड से रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, जिनमें से 199 जामनगर में और 142 द्वारका जिलों में हैं। करीब 500 एप्लीकेशन अभी राज्य वक्फ बोर्ड में पेंडिंग है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि द्वारका में जहां जहां भी डिमोलिशन यानी बुलडोजर एक्शन किया गया, वहां वक्फ बोर्ड ने नोटिफाइड प्रॉपर्टी पर बुलडोजर नहीं चलाया, भले ही उसकी वैधता सवालों के दायरे में क्यों ना हो। और इसी वजह से इन कोस्टल इलाकों में अपनी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड से रजिस्टर्ड करवाने की होड़ लग गई। जामनगर में भी वक्फ का अवैध कब्जा। जामनगर के दरबारगढ़ में मौजूद रतन भाई मस्जिद मार्केट की कहानी इस बात की गवाह है कि कैसे कोई प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में नोटिफाई होने के बाद उसका संचालन करने वाले ट्रस्ट उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। रतन भाई मस्जिद में ये मार्केट करीब 100 साल से अस्तित्व में है, जहां इन दुकानदारों के पुरखों ने ये दुकानें ली थी और बाद में जुम्मा मस्जिद कमेटी के अधीन इस मस्जिद के आने के बाद भाड़ा चिट्ठी के तहत ये दुकानें चलाई जा रही हैं। सालों तक ये प्रक्रिया यूं ही चलती रही, लेकिन 2013 में वक्फ एक्ट में संशोधन के बाद इस ट्रस्ट की पूरी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड ने नोटिफाई करवा लिया और ट्रस्ट द्वारा इन दुकानदारों को कई 100 गुना किराया वसूलने का नोटिस थमा दिया गया। वक्फ एक्ट के लगने के बाद ना तो दुकानदार सिविल प्रोसीजर कोड या फिर रेंट एक्ट का सहारा ले सकते हैं और सालों से अपनी ही दुकानें बचाने के लिए ये वक्फ ट्रिब्यूनल के चक्कर काट रहे हैं। वैसे ये काला कारोबार लंबे वक्त से देश के तमाम हिस्सों में चल रहा है, जिसको लेकर अब विरोध की आवाजें तेज हो चुकी हैं। अब इंतजार जेपीसी रिपोर्ट का है, जब इन कट्टरपंथी मौलानाओं के चंगुल से सभी जमीनों पर से कब्जा छुड़ा लिया जाएगा। भारत में वक्फ की अवधारणा दिल्ली सल्तनत के वक्त से चली आ रही है। सुल्तान मोइजुद्दीन सैम गौर यानी मोहम्मद गौरी की तरफ से मुल्तान की जामा मस्जिद को एक गांव को समर्पित कर दिया गया था। साल 1923 में अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान मुसलमान वक्फ अधिनियम इसे विनियमित करने की पहली कोशिश थी। साल 1954 में स्वतंत्र भारत में वक्फ अधिनियम पहली बार संसद की तरफ से पारित किया गया था और साल 1995 में इसे एक नए वक्फ अधिनियम से बदला गया, जिसने वक्फ बोर्डों को और ज्यादा शक्ति दी। शक्ति में इस इजाफे के साथ अतिक्रमण और वक्फ संपत्तियों के अवैध पट्टे और बिक्री की शिकायतें भी बढ़ गई। साल 2013 में अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे वक्फ बोर्ड को मुस्लिम दान के नाम पर संपत्तियों का दावा करने के लिए असीमित अधिकार दिए गए। संशोधनों ने वक्फ संपत्तियों की बिक्री को नामुमकिन बना दिया, यानी कि जो ताकतें यहां पर वक्फ बोर्ड को 2013 में दी गई, उसके बाद वक्फ बोर्ड और ज्यादा शक्तिशाली हो गया और वो इसे मनमानी तरीके से यहां पर किसी भी जमीन को अपने कब्जे में लेने लगा, जो उसने देश भर में चलाया।
आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वक्फ बोर्ड के कब्जे में यहाँ पर सेना से भी ज्यादा जमीन है, जो काफी हैरान करने। और जैसे ही जेपीसी का गठन हुआ और वक्फ बोर्ड में बदलाव की बात हुई, उसके बाद देश भर में कई इलाकों से वक्फ बोर्ड के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। इतने ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं कि अब इस पर कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत महसूस हो रही है और मोदी सरकार इसको लेकर पहल करने जा रही है। अब इंतजार सिर्फ जेपीसी रिपोर्ट का है। वक्फ बोर्ड पर बनी जेपीसी अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ यहां पर रिपोर्ट में बताती है, उसके बाद ही कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।